हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। पहला पार्ट है अपना जीवों में जनन। यानी सबसे पहले हम देखेंगे जीवों के अंदर जनन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम जीवों में जनन, यानी पार्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे हम जीवों में जनन। पार्ट नंबर 1 जीवों में जनन, यानी जीवों में जनन किस प्रकार से होता है ये देखेंगे हम। तो बेसिकली अगर जनन की बात कर लेते हैं, जैसे जीवों में जनन है, तो जीवों में जनन पढ़ने से पहले हम देखते हैं जनन की, किसी भी जीव को जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रत्येक जीव को या किसी भी जीव या संघ के सदस्य को अपनी जो पॉपुलेशन है, यानी अपनी जो संख्या है, उसको पर्यावरण के अंतर्गत बनाए रखने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक जीव को अपनी संतति को लगातार रूप से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक है। अगर कोई भी जीव अगर जनन नहीं करेगा तो उसकी आने वाले कुछ समय में उसकी पीढ़ी है वो समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यही है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो संतति उत्पन्न नहीं होगी। संतति उत्पन्न नहीं होगी तो जो पहले से जो सदस्य विद्यमान है वो तो रहेंगे। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो जनन कर नहीं रहा, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो विलुप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यही कि जीवों में जनन, यानी जनन किसे कहते हैं। तो जनन के अंदर यही होगा, यानी किसी जीव का अपने समान संतति का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव यानी एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है, यानी एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है। तो उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। अगर उस दौरान वो जनन की प्रक्रिया नहीं करता तो उस आने वाले समय में धीरे धीरे उसकी जो स्पीशीज है, जो उसकी जाति है, वो विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, जीवों में जनन लिखने से पहले या जनन देखने से पहले एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। वो लाइन क्या लिखेंगे कि प्रत्येक जीव, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक जीव यानी हर जीव जन्म के बाद यानी विकसित होता है, यानी जन्म के बाद एक निश्चित समय अवधि तक प्रत्येक जीव जन्म के बाद एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है, यानी एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो ये भी लिख लेंगे कि उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, यानी प्रकृति में जो जीव जन्मा है उसको एक दिन मरना पड़ेगा, तो प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले यही देखेंगे कि कोई भी जीव है प्रकृति में अगर जन्म लिया है तो प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस प्रक्रिया के दौरान ही वो जन्म करके अपनी संतति को निरंतर बनाए रखता है। तो ये भी लिख लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, ये है प्रक्रिया पादप और जंतु के लिए। ऐसे नहीं कह सकते कि जनन सिर्फ पादप ही करते हैं या जनन सिर्फ जंतु ही करते हैं, यानी यह प्रक्रिया दोनों में देखने को मिलती है या दोनों में एक साथ होती है। तो यह है प्रक्रिया या प्रोसेस, यह है प्रक्रिया पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। ऐसे नहीं कह सकते कि जनन है वो सिर्फ पादप में पाया जाएगा या सिर्फ जंतु में ही पाया जाएगा। एक बार ये नोट करो। उसके बाद में छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, जैसे जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं जीवन काल के बारे में देख लेते हैं। तो सामान्य रूप से अगर बात की जाए, यानी किसी भी व्यक्ति का या किसी जीव का या किसी जंतु का जन्म से लेकर, यानी किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है वो उसे जीवन काल कहते हैं। यानी कोई भी जीव है उसका जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे हम जीवन काल कहते हैं। इसके अलावा जैसे और देखें कि कोई भी जीव है, यानी कोई भी जीव है तो उसका जो जीवन की जो अवधि है उसके ऊपर किस आकार का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर कहेंगे कि जैसे जैसे काल या समय बढ़ता जाएगा तो उस जीव है उसका आकार बढ़ता जाएगा, तो यानी जो अवधि है उस पर आकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता। तो ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद में
अब लिखो जीवन अवधि या जीवन काल, उसके बाद में लिखो जीवन काल, काल भी लिख सकते हो और अवधि भी लिख सकते हो, या जीवन अवधि या अवधि। इसके अंदर लिखेंगे कि किसी जीव का जन्म से लेकर, किसी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल, प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन काल कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। ये जीवन काल बोल दो या जीवन अवधि बोल दो, जीवन काल कहलाता है। जीवन काल पर एक बार ये नोट कर लो, आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, एक लाइन और है इसमें, फिर उसके बाद एक नोट लगा के लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देखते हैं इसके अंदर। तो पहला देखेंगे इसमें कि किसी जीव की, एक बार ये नोट कर लो, एक लाइन और है इसमें कि किसी जीव की जीवन अवधि का किसी जीव की जीवन अवधि का उस जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता। किसी जीव की जीवन अवधि का उस जीव के आकार से कोई संबंध नहीं होता, संबंध नहीं होता या संबंध नहीं होता। किसी प्रकार का अगर कोई जीव है तो उसका जो आकार है वो उसके काल पर उसके किस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, कहने का मतलब यही है। जैसे उदाहरण की बात करें तो एक जैसे आपने कौवा देखा होगा और दूसरा देखते हैं तोता। सामान्य रूप से अगर उनकी जीवन काल की बात की जाए तो लगभग दोनों की उत्पत्ति सेम सी है और उनका जो परिपक्व पीरियड है वो भी सेम सा है। लेकिन अगर उम्र की बात की जाए तो कौवा है उसकी उम्र लगभग 13 या 14 वर्ष है, जबकि जो तोता है उसका जो जीवन काल है वो लगभग 140 वर्ष का होता है। तो ये जैसे लगा के लिख लेंगे, जैसे यानी एग्जाम्पल या उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण कि तोता और कौवा। इसमें लिखेंगे तोता, क्या लिखेंगे? तोता हुआ है, कौवा का आकार लगभग सेम होता है, आकार लगभग समान होता है, समान होता है। लेकिन दोनों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। लेकिन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर पाया जाता है। लेकिन दोनों के जीवन अवधि बोल दो, जीवन काल बोल दो, दोनों के जीवन काल में बहुत अंतर पाया जाता है, बहुत अंतर होता है। उनका जो जीवन काल है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ये नीचे वाला मिटा देता हूँ और अंतर भी लिख लेते हैं। तो कौवा लगा के लिख लो, कौवा 14 वर्ष, यानी लगभग 14 वर्ष आयु होती है कोई की। तोता लगा के लिख लो 140 साल, 140 वर्ष कोई की आयु बताई गई है। उसके बाद में एक नोट लिखेंगे, उसके बाद में एक नोट देखेंगे, तब तक आप ये नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब एक नोट लगा के लिखते हैं, नोट लिखते हैं। नोट इंग्लिश में लिख लो, नोट में सबसे पहले लिखेंगे इस सभी जीवों का जीवन काल या जीवन अवधि लगभग
सेम या अलग अलग भी हो सकती है, यानी हर प्रकार के जीवों में जीवन अवधि अलग अलग होती है, लेकिन उनकी जो मृत्यु है वो एक ही तरीके से या एक ही प्रकार से होती है, यानी प्राकृतिक मृत्यु होती है, कहने का मतलब यही है। तो इसमें नोट में लिखेंगे कि जीवों की जीवन अवधि है, जीवों की जो जीवन अवधि है या जीवन काल है वो कितनी भी हो सकती है, यानी वो कितनी भी हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा कौवे की जीवन अवधि 14 साल है, तोता की देखिए अपनी 140 वर्ष है। तो जीवन अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु होना ये प्रत्येक जीव की मृत्यु होना ये सुनिश्चित है, यानी ये निश्चित है। अगर पृथ्वी पर कोई भी जीव जन्म गया तो उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। ये बात इसमें लिख लेंगे कि किसी भी जीव की या जीवों की जीवन अवधि या किसी भी जीव की, तो इसमें लिखो जीवों की जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवों की जीवन अवधि अलग अलग या कितनी भी हो सकती है। जीवों की जीवन अवधि कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उनकी मृत्यु या लेकिन मृत्यु होना सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु का होना सुनिश्चित है। मृत्यु होना ये एक निश्चित घटना है, कोई भी जीव जन्म गया तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, अर्थात कोई भी जीव जन्म ले लिया तो वो मरेगा ही मरेगा। अर्थात कहने का मतलब ये लिख सकते हैं अर्थात कोई जीव या अर्थात कोई भी जीव हो वो अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है। जैसे ना एक है अमरवीर, और आप कहोगे सर वो अमर है, सिर्फ नाम ही है उसका अमरवीर, जबकि वो भी अमर नहीं है, वो भी मरणशील है या मर एक बार ये नोट करो। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कुछ अमीबा है, तो आपके दिमाग में आया होगा सर अमीबा है, अमीबा तो मरता ही नहीं। आपकी बात सही है कि अमीबा में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, लेकिन जब अमीबा बूढ़ा हो जाता है, यानी अमीबा की लास्ट स्टेज जब आ जाती है, तो वो क्या करता है कि पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, यानी वो अपने टुकड़े बनाकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। यानी अपने कहने का मतलब एक प्रकार से वो मृत्यु है उसकी। अमीबा की जब लास्ट स्टेज आएगी उससे पहले क्या करेगा, अमीबा की पुत्री की कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बात भी इसमें लिख लेंगे, यानी अपवाद के रूप में लिखेंगे अमर नहीं है, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन, यानी इसका अपवाद है, लेकिन एक कोशिकीय अमीबा, एक कोशिकीय अमीबा इसका अपवाद है, ऐसे लिख सकते हैं। एक कोशिकीय अमीबा इसका अपवाद है, इसका अपवाद है, अपवाद है, मैंने कहने का मतलब अपवाद है, अर्थात यानी इसमें अर्थात लगा के और लिखिए, अर्थात इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, यानी ये इसका अपवाद है, अर्थात इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यानी ये इसका अपवाद हो गया कि अमीबा क्या है, इसका अपवाद है, अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये नोट कर लो एक बार। अर्थात इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, तो वो बात भी लिख सकते हैं, यानी अर्थात यह मरने से पहले कि पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाता है, ये बात इसमें लिख लेंगे, अर्थात इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यह लिखेंगे क्योंकि यह मरने से पहले ही पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, पुत्री कोशिका यानी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ये इसका अपवाद है, मैंने पहले बताया था, विभाजित हो जाता है, यानी क्या करेगा कि जब मरता है उससे पहले ही पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाएगा, अर्थात यह अमर, यानी इसको अमर बोल सकते हैं, अर्थात यह अमर होता है, अर्थात यह अमर होता है, यानी ये मरता नहीं है, अमर होता है, ये बात इसमें नोट की। उसके बाद में देखेंगे हम जन्म, ये था इसमें बेसिक सी बातें थी ये। इसके बाद में अपना मेन चैप्टर शुरू होगा जनन, यानी किसी भी जीव का अपने समाज संतति का उत्पन्न होना जनन कहलाता है।
एक बार ये नोट कर लो। उसके बाद में देखेंगे हम मेन जो हमारा टॉपिक है जीवों में जनन, उसमें जनन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है, जैसे लैंगिक है, अलैंगिक है और कायिक। तो लैंगिक बोल देंगे, अलैंगिक बोल देंगे, अलैंगिक में प्रकार देखेंगे। एक बार इसको आप नोट करो। उसके बाद में देखते हैं हम जीवों में जनन, कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो एक बार ये नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम जीवों में जनन या जनन। तो सबसे पहले अध्ययन आते हैं जनन की। जनन होता क्या है, तो जनन लगा के लिखेंगे। जनन में पहले हेडिंग डालेंगे जनन। जनन 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 में लिखेंगे। तो जनन में वही हो जाएगा कि किसी जीव का अपने समान संतति का पैदा करना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो ये इसमें जनन यही हो जाएगा कि किसी जीव का अपने समान संतति का उत्पन्न करना या किसी जीव में जैविक प्रक्रियाओं या जैविक क्रियाओं के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली वे जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। तो इसको थोड़ा सुव्यवस्थित प्रकार से लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली वे जैविक क्रियाएं, वे जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं जिनके द्वारा जीव संतति या कोष्टक में लिख दो अपने समान उत्पत्ति कोशिकाएं या संतति या अपने समान जीव भी बोल सकते हैं कि उत्पन्न करता है, या अपने समान पुत्री कोशिका बोलते हैं अपने समान संतति, यानी जीवन में पाई जाने वाली वे जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा जीव संतति कोष्टक में लेगा अपने समान संतति या जीव संतति को जीव उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, यानी ये प्रोसेस है वही क्या है, जनन है। अपने समान संतति का उत्पन्न होना जनन होता है। ये एक बार नोट करो। उसके बाद में देखेंगे हम जनन के महत्व, जनन का क्या महत्व है। फिर देखेंगे जनन के प्रकार। सबसे पहले जनन के महत्व बाद में भी देख सकते हैं, लास्ट में भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं। जनन में थोड़े से महत्व देख लेते हैं पहले, बाद में जनन के प्रकार देखेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन के महत्व देख लो एक बार, छोटे छोटे से महत्व होना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। जनन का महत्व, जनन महत्व क्यों है, कहने का मतलब यही है कि जनन महत्व क्यों है। जनन महत्व क्यों है, तो वही है कि पृथ्वी पर जो भी जीव है वो अपनी संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करता है। यानी अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसकी संतति विलुप्त हो जाएगी, कहने का मतलब यही है। दूसरा, जनन के द्वारा, यानी जनन के द्वारा जीवों में, यानी जो जीव है वो जनन करेगा तो उसमें विभिन्न प्रकार की वेरिएशंस आएंगी, यानी विभिन्नताएं आएंगी, जो आधुनिक जो वायुमंडल है, जो प्रकृति उसमें रहने के लिए अडप्ट होगा। अगर जनन नहीं करेगा तो एक तो पहला तो क्या है, उसकी संतति यानी विलुप्त हो जाएगी लगभग, धीरे धीरे उसकी जो किस्म है, जो उसकी वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके लिए जनन करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए तो मेन, तो जनन करने से क्या है, जो वर्तमान में जो वायुमंडल है या जो वातावरण है वर्तमान का,
उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वेरिएशंस आएंगी, जो संतति उत्पन्न होगी उसमें वेरिएशंस आएंगी, जो आधुनिक जो वातावरण है उसमें रहने के लिए अडॉप्ट होंगी। उसके अलावा जो पट्टीसियन कहने वाला वही है, घूम फिर के वही बात आ जाएगी, जनन नहीं करेगा तो विलुप्त हो जाएगा, ये एक ही बात होगी। इसमें मुख्य मुख्य दो बातें हैं, वो लिख लो कि जीव जनन के द्वारा अस्तित्व में रहता है, यानी पहला तो ये लिख दे कि जीव जनन के द्वारा अस्तित्व में रहता है, जनन के द्वारा अस्तित्व में रहता है। कहने का मतलब अगर जीव जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, जीव जनन के द्वारा विभिन्नताएं को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, जीव में या अपनी संतति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है, या अपनी जो प्रजाति है जाति को विलुप्त होने से मतलब बचाता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि जीव अपने जनन के द्वारा, जीव जनन के द्वारा अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है, प्रजाति को विलुप्त होने से बचाता है, विलुप्त होने से बचाता है, से बचाता है, बचाता है, बचाता है। अगर जीव जनन नहीं करेगा उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और तीसरा एक और लिख लो कि जनन से ही जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो उत्पन्न होती है, जो आधुनिक वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, अगर जनन नहीं करेगा तो उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे और उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और जनन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वेरिएशंस आएंगी उसके अंदर, जिससे जो आधुनिक जो वायुमंडल है उसमें रहने के लिए वो एडप्ट हो जाता है। एक बार ये नोट करो। उसके बाद में देखते हैं जनन के प्रकार कि जनन किस प्रकार से कौन कौन सा प्रकार होता है। आप देखते हैं हम जनन के प्रकार कि जनन कितने प्रकार का होता है, इसको हम मिटा देते हैं। देखते हैं जनन के प्रकार। तो मुख्य रूप से जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन के प्रकार, अपना टॉपिक है जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है, तो इसमें आप दो प्रकार लिख लो, कि पहला लिख लो अलैंगिक और दूसरा लिख लो लैंगिक जनन। तो फर्स्ट लगा के लिख लो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लिख लो लैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये दोनों लिखने के बाद पहला लिखेंगे हम अलैंगिक जनन, तो ये आप नोट कर लो। उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे अलैंगिक जनन, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन, एक नंबर डाल के लिख लो अलैंगिक जनन। यानी अलैंगिक जनन को डिटेल से देखेंगे हम कि अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो सामान्यतः अगर इसकी बात की जाए तो अलैंगिक जनन में किसी प्रकार यानी जनकों की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब यही है कि इसमें नर और मादा युग्मकों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें किसी एक के द्वारा भी जनन को किया जा सकता है, यानी एक जनक के द्वारा भी जन्म आसानी से हो सकता है। इसमें युग्मकों का संलयन है, ये सभी जो प्रोसेस है जो लैंगिक जनन में होती हैं वो इसमें नहीं होती। यानी जो सामान्य रूप से अगर हम बात की जाए तो अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होती है वो अपने पूर्वज के हूबहू समान होती है। कहने का मतलब उसे क्लोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन। यानी अगर किसी संतति प्राप्त होती है अलैंगिक जनन के द्वारा तो वो अपने जो मदर सेल है उसके बिल्कुल समान होती है। कहने का मतलब फोटोकॉपी बोलते हैं उसको, फोटोकॉपी होती है वो। यानी क्लोन का मतलब क्लोन को आप फोटोकॉपी से समझ सकते हो, जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाते हैं। पहला देखते हैं लैंगिक जनन।
तो अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि अलैंगिक जनन के यानी इसमें दोनों नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो लैंगिक जनन में जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। कहने का मतलब यही है। यानी यह है सिंगल सेल्स या सिंगल युग्मक से होने वाला जनन होता है, यानी जनन होता है। इसमें जो संतति प्राप्त होती है वो अपनी जो मदर सेल होती है उसके बिल्कुल समान होती है। कहने का मतलब उसके समान होती है, आनुवंशिक रूप से आकारिकी यानी संरचनात्मक रूप से समान होती है। कहने का मतलब वो क्लोन होती है। यानी क्लोन का मतलब ऐसे जान सकते हो आप कि वो एक प्रकार से फोटोकॉपी होती है। जैसे अपन आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवाते हैं तो जो आधार कार्ड है और जो फोटोकॉपी वो एकदम समान होती है। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होती है वो जो जिस मादा सेल से या जिससे प्राप्त उत्पन्न हुई है उसके हूबहू सेम होती है, समान होती है। कहने का मतलब यही है। तो इसके अंदर लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा जनन जिसके अंतर्गत, यानी ऐसा जनन जिसके अंतर्गत नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि एकल जनन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि ऐसा जनन, ऐसा जनन, ऐसा जनन जिसमें जिसमें एकल जनक, एकल जनक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात नर व मादा युग्मक की आवश्यकता, नर व मादा में से, मादा में से केवल एक, केवल एक जनक ही चाहिए। यानी एक जनक की ही आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। कहने का मतलब एक जनक के द्वारा ये उत्पन्न होती है। यानी ऐसा जनन जिसमें एकता जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात नर व मादा में से केवल एक जनक की ही, यानी ही दो बार लिख गए, एक जनक की ही आवश्यकता होती है। यानी एक जनक की आवश्यकता होती है। तो आप देखो अगर एक जैसे मादा से, अगर मादा जनक से अगर जो संतति प्राप्त हो रही है तो यानी उसमें नर का तो कोई रोल है नहीं। तो नर का रोल नहीं है तो उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं आएगी। तो विभिन्नता नहीं आएगी तो जो संतति पर उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, हूबहू मादा के समान होगी। यानी कहने का मतलब ये इसमें लिख सकते हैं। अर्थात इससे जो उत्पन्न होगी जो संतति वो शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से जो जनक है उसके समान होगी, अर्थात क्लोन होगी। तो ये इसमें लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आवश्यकता होती है। इसमें लिख सकते हैं कि इससे उत्पन्न, इससे उत्पन्न, इससे उत्पन्न संततियां, संतति आनुवंशिक व आनुवंशिक व आनुवंशिक व आकारिकी रूप से, आनुवंशिक व आकारिकी या आकार में या किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि आकारिकी, आकारिकी में, आकारिकी में जो जनक सेल है उसके समान होती है, जो मात्र कोशिका उसके समान होती है। ऐसे इसमें लिख सकते हैं जनक के समान होती है, जनक के समान होती है। कहने का मतलब यही है, जो जनक है उसके समान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, क्लोन, जिसे क्लोन कहते हैं। यहाँ तक नोट कर लें। क्लोन किसे कहेंगे, जो एकल जो जनक से जो संतति प्राप्त होगी वो हूबहू अपनी जो जनक सेल से, जो मदर सेल्स बोल सकते हैं, जो मदर से ली हुई है तो मदर सेल्स, अगर पेरेंट्स या पिता से ली हुई तो पेरेंटल सेल्स, उसके हूबहू फोटोकॉपी होती है, उसे क्लोन कहती है। अर्थात यानी इसमें अर्थात लगा के वो लिख सकते हैं, अर्थात इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। यानी ये नोट और इसमें लिख सकते हैं कि अर्थात इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, अर्थात इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती है। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। तो ये जो लोअर कोडेट्स है उनमें ये पाई जाती है, यानी जो एकशेरुकी बोल सकते हैं या निम्न कशेरुकी भी बोल सकते हैं, उसमें ये पाई जाती है। तो ये भी इसमें लिख सकते हैं, यानी इस, यानी ये है
या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह निम्न किस्म भी बोल सकते हैं या संघ भी बोल सकते हैं, निम्न किस्म के प्राणियों में पाई जाती है, में पाई जाती है। उदाहरण लिखेंगे फिर इसके बाद में, एक बार ये नोट कर लो। उदाहरण की बात करें तो जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के जो जंतु है, मोनेरा है, शैवाल है, कवक है, इन सब में इस प्रकार की अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी जो उच्च कोर्डेट्स हैं और उच्च जो यानी निम्न कोर्डेट सॉरी जो यानी जो निम्न कशेर की प्राणी है, इसके अलावा जैसे प्रोटोजोआ है, कवक है, शैवाल है, उन सब में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये एक बार नोट कर लो, यानी उदाहरण लगा के आप ऊपर लिख लो कि उदाहरण। यानी मैं ये 3 लाइन मिटा देता हूँ, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो कर सकता है। यानी उदाहरण लगा के लिख सकते हैं कि किन किन में पाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोटोजोआ, यहाँ उदाहरण लगा के लिखेंगे प्रोटोजोआ में कोमा, उसके अलावा शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, मोनेरा आदि। प्रोटोजोआ और मोनेरा हो लिख लो, मोनेरा कोमा शैवाल व कवक एटसेट्रा etc इत्यादि में इस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा देखें कुछ उच्च कोर्डेट्स यानी अपवाद के रूप में देखेंगे, इसमें अपवाद के रूप में देखेंगे तो कुछ उच्च कोर्डेट्स हैं, उनमें भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी उसमें अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, यानी जैसे विखंडन है, द्विविखंडन है, बहुविखंडन है, मुकुलन है, यानी ये सब जो विधियां हैं जो अलैंगिक जनन की, उसके द्वारा पाया जाता है। तो एक बार ये नोट कर लिया। यानी इसमें अपवाद लगा के लिख सकते हैं या एक पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि कुछ उच्च किस्म के पादपों में, यानी उच्च किस्म बोल सकते हैं, कशेर भी बोल सकते हैं, उच्च किस्म के पादपों में अलैंगिक की विधियों के द्वारा भी जनन पाया जाता है। अलैंगिक की विधियों के द्वारा भी जनन पाया जाता है। ये लिख सकते हैं कुछ उच्च किस्म के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के बारे में देख लेंगे, यानी कायिक जनन के बारे में देख लेंगे पहले, उसके बाद में देखेंगे इसकी विधियां। यानी तो सबसे पहले देखेंगे उच्च किस्म के पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है। अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ये निम्न प्रकार से होती है। ये जो कायिक विधि है वो निम्न प्रकार से होती है, ये निम्न प्रकार से होती है। तो इसमें पहला लिखेंगे विखंडन, ये निम्न प्रकार से होती है। तो इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे हम विखंडन। पहला पॉइंट लिखेंगे हम विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, यानी इसमें कोई कोशिका है वो जब तक उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहेंगे तब तक वो विभाजित, यानी तब तक वो जीवित रहे। लेकिन जैसे ही उसकी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएंगी तो वो एक से अधिक कोशिकाओं में विखंडित हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि विखंडन के अंदर कोई मात्र कोशिका है वो जनन के द्वारा यानी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन जिस टुकड़ों के अंदर जो केंद्र का जो भाग होगा, जिन टुकड़ों में केंद्र पाया जाएगा, उसी के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये लिख लेंगे, ये आप एक बार लिख लो, उसके बाद में विखंडन में लिखेंगे। कहने का मतलब यही है कि विखंडन कहते किसे, यानी इसमें जब एक जनक है उससे 2 या 2 से
अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं या जो पुत्री कोशिकाएं हैं या जो संततियां उनका निर्माण हो जाता है। तथा जिन कोशिकाओं में केंद्र का कुछ अंश पाया जाएगा, यानी उसमें जिन कोशिकाओं में जो विभक्त हुई है, जिनमें टुकड़े हुए हैं, अगर उनमें केंद्र का अंश पाया जाएगा तब ही, या वो जिनमें पाया जाता है वो ही नई संतति सेल्स में बनेंगी। उसके अलावा जो बाकी के जो खंड है उसके द्वारा कोई संतति का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें एक जनक के द्वारा, यानी इसमें एक जनक के द्वारा या एक जनक कोशिका के द्वारा, इसमें लिखेंगे इसमें एक जनक कोशिका के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है या टूट जाती है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं में या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी दो से अधिक, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा अनेक भी हो सकती है। पुत्री कोशिका विभाजित हो जाती है, दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो गई। लेकिन शर्त क्या है, इनमें केंद्र के, इसमें केंद्र का भी विभाजन होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। एक बार ये इसमें ये भी लिख लेंगे कि इसमें केंद्र का विभाजन, यानी केंद्र का विभाजन बोल दिया, केंद्र का अंश, इसमें केंद्र का विभाजन भी होना चाहिए। विभाजन समान रूप से होना चाहिए, अगर केंद्रक नहीं है तो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, से होना चाहिए। इसके आगे लिखने भी चाहिए, यानी अगर दिख रही हो तो यहाँ तक नोट कर लिया। उसके बाद में देखते हैं विखंडन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो ये आप नोट करो, तब तक मैं एक ऊपर लिख देता हूँ कि विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। तो ये आप भी लिख सकते हो, या मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। तो यहाँ लिख लो विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, पहला लिखेंगे इसके अंदर द्विखंडन और दूसरी हो जाएगी बहुखंडन। तो द्वि का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब टुकड़े होना, यानी अगर जो मात्र कोशिका है अगर वो दो ही टुकड़ों में विभक्त होती है तो वो द्विखंडन हो जाएगा। और बहु का मतलब विभिन्न प्रकार के, अनेक, खंडन का मतलब टुकड़े। अगर कोई कोशिका है उस जो मात्र कोशिका उससे विभिन्न प्रकार के एक से ज्यादा या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी तो वो बहुखंडन हो जाएगा। तो ये एक बार नोट करो। उसके बाद में फर्स्ट देखते हैं हम, ये लिख लिया होगा यहाँ तक। उसके बाद में पहला देखते हैं हम द्विखंडन, यानी द्विखंडन किस प्रकार से होता है और उसका उदाहरण देखते हैं कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले लिखो आप द्विखंडन, द्विखंडन लिखेंगे सबसे पहले। पहला लिखो आप द्विखंडन, द्वि का मतलब दो, खंडन का मतलब टुकड़ों में टूटना। इसमें ए डाल के लिख लो। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन, या पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि द्विखंडन। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसमें लिख लेंगे और फिर उसके बाद में इसका थोड़ा सा डायग्राम है, वो डायग्राम भी बना के देखेंगे कि किस प्रकार से कोशिका विभाजित होती है। तो इसमें पहले लिख लेंगे कि एक जनक कोशिका या एक मात्र कोशिका, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे इसमें एक कोशिका या मात्र कोशिका, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में सेल्स में कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी इसमें क्या करती है कि एक पुत्री कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, हाइड्रा है, ये सब इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल की बात करेंगे।
तो उदाहरण में आ जाएंगे। यानी एक कोशिकीय जीव जो भी है, एक कोशिकीय जीव लिख दो, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो भी आपको मिले उसमें लिख दो। जैसे प्रोटिस्टा लिख दो, प्रोटिस्टा। इसके अलावा प्रोटिस्टा, अमीबा, अमीबा, यूग्लिना भी आ जाएगा, और पैरामीशियम लिख दो इसमें, पैरामीशियम, पैरामीशियम लिख दो, पैरामीशियम आ जाएगा, पैरामीशियम। उसके बाद में इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में जैसे एक अमीबा का डायग्राम देख लेते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से बहुखंडन होता है। तो अमीबा की संरचना आप सब जानते हो कि अमीबा की कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। इस प्रकार से अमीबा की एक संरचना होती है और इसमें यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। यानी ये केंद्रक पाया जाता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म वगैरह ये इसमें भरा होता है, ये होता है केंद्रक। तो इसमें भी खंडन होगा, तो ये खंडन होगा, तो ये दो प्रकार से। सबसे पहले भी खंडन होगा केंद्रक में। तो केंद्रक क्या होगा, केंद्रक, तो इसमें भी विभाजन होगा। केंद्रक सबसे पहले केंद्रक के आकार में वृद्धि होगी। तो जैसे ये अपना अमीबा है, तो इसमें ये, तो ये केंद्रक इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा केंद्रक। उसके बाद में केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा दूसरे सेकंड में। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें जैसे अमीबा ये, तो ये इसमें ये केंद्रक बन जाएगा, ये केंद्रक बन जाएगा और हल्के हल्के धागे के स्ट्रक्चर की सहायता से ये जुड़ा रहेगा। उसके बाद में इससे जो नेक्स्ट वाली स्टेप है उसके अंदर, यानी इससे आगे वाली जो स्ट्रक्चर उसमें अमीबा की संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। तो एक केंद्रक इसमें यहाँ हो जाएगा और यहाँ नली की सहायता से ऐसे एक अमीबा ऐसे यहाँ जुड़ा रहेगा और एक केंद्रक यहाँ हो जाएगा। यानी ये इसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है वो देखते हैं। तो उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग अमीबाओं का निर्माण हो जाएगा, एक ये और एक ये। इस प्रकार से दो अमीबाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी इसको हम संतति या पुत्री कोशिका बोल सकते हैं, पुत्री अमीबा बोल सकते हैं, इसको संतति भी बोल सकते हैं और पुत्री अमीबा भी बोल सकते हैं। संतति ओब्लिक पुत्री अमीबा, यानी ये अमीबा में हमने देखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि हमने अमीबा ली, तो अमीबा में द्विवीय खंडन होगा। तो सबसे पहले उसका जो केंद्रक है उसका केंद्रक में विभाजन होगा। केंद्रक में विभाजन, केंद्रक में विभाजन का मतलब ऐसे लेंगे यानी कि स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा तो केंद्र क्या हो जाएगा, ऐसे लंबा हो जाएगा, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा केंद्र। तो इस प्रकार से लंबा होकर विभाजित होने के लिए हो जाएगा। फिर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि केंद्रक में संकुचन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसको संकुचन बोल सकते हैं कि पहली स्टेप में संकुचन होगा। दूसरी स्टेप में क्या होगा कि संकुचन इतना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी जो केंद्र है वो दो भागों में तो बढ़ जाएगा लेकिन वो अलग अलग नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि केंद्र तो अलग अलग हो जाएंगे, अमीबा भी जुड़ जाएगा लेकिन अमीबा एक एक रेखीय जो संरचना है उससे जुड़ा रहेगा, कहने का मतलब एक समांतर जो लाइन से जो एक भित्ति है उसके द्वारा जुड़ा रहेगा। और जो लास्ट स्टेप है उसमें जो दो पुत्री अमीबा हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी एक यहाँ एक अमीबा थी और उससे यहाँ पे दो अमीबा प्राप्त होगी। एक बार ये नोट करो, ये नोट करो और उसके बाद में देखते हैं आगे। उसके बाद में 2 नंबर देखते हैं हम बहुविखंडन, यानी ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं 2 नंबर पे बहुखंडन। 2 नंबर पे देखते हैं बहुखंडन कि बहुखंडन किस प्रकार से होता है। 2 नंबर लगा के लिख लो या बी लगा के लिख लो, ए लगा के लिखा था ना, बी लगा के लिख लो बहुखंडन। बहुखंडन और बहुखंडन में वही है, इसमें एक जनक कोशिका या एक मात्र कोशिका एक से अधिक प्रकार के दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी और नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। तो इसके अंदर सीधा लिख लेते हैं, यानी इसमें समझाने वाला कुछ है चीज है नहीं, तो इसमें सीधा लिखते हैं कि एक जनक कोशिका से, तो इसमें लिखते हैं कि इसमें एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, विभाजित हो, 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है, भागों में विभक्त हो जाती है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण लगा के लिख लेंगे। प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण हो जाएगा, कि प्लाज्मोडियम इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम दूसरी प्रोसेस देखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन की बात करें आप, तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, यानी मुकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, यानी बड। बड का मतलब मुकुल या गांठ का बनना, यानी जो इसमें मुकुलन में क्या होता है कि जो मात्र कोशिका है उसके शरीर पर सबसे पहले एक बड या गांठ लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। फिर जो गांठ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे प्रोसेस करके बड़ी होगी, यानी आकार में वृद्धि करेगी, और आकार में वृद्धि करके फिर नई हाइड्रा का निर्माण करेंगे, यानी एक ही कोशिका पे, यानी जो मात्र कोशिका है उसी पे छोटी हाइड्रा का निर्माण करेगी। जब वो छोटी हाइड्रा कंप्लीट रूप से, यानी जो जब वो छोटी हाइड्रा यानी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मात्र कोशिका से अलग हो जाएगी और अलग होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो दूसरा लिखते हैं, 2 नंबर पे लिखते हैं हम मुकुलन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, 2 नंबर पे लिखते हैं हम मुकुलन। तो मुकुलन में लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या होगा, मुकुल का निर्माण होगा, यानी मुकुल बढ़ेगा। एकदम 2 नंबर लिखेंगे मुकुलन, मुकुलन बडिंग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे बडिंग प्रोसेस होता है, बडिंग बी यू डबल डी आई एन जी बडिंग, यानी मुकुल, मुकुल बोलेंगे इसको। तो इसमें यही है कि यह भी एक, यानी अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो ये इसमें लिखेंगे यह एक अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें मात्र कोशिका से एक कलिका या बड़ी उत्पन्न होता है, और वो बड़ी क्या करेगा, धीरे धीरे प्रोसेस करके बड़ी सेल्स बनाएगा, और वो सेल्स क्या होगी फिर जब परिपक्व हो जाएगी तो मात्र कोशिका से अलग हो जाएगी। तो ये इसमें लिख लेंगे, और अलग होकर क्या करेगी, नई कोशिका का निर्माण करेगी। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में मात्र कोशिका या जनक कोशिका, कुछ भी बोल सकती हो, जनक कोशिका से कलिका भी बोल सकते हैं या बड भी बोल सकते हैं, कलिका ओब्लिक मुकुल, यानी इसको मुकुल भी बोल सकते हैं। मुकुल उत्पन्न होता है, यानी मुकुल उत्पन्न होता है, बनता है, यानी मुकुल उत्पन्न होता है या बनता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि शरीर पर क्या होगा, सबसे पहले मुकुल बनेगा। फिर मुकुल क्या करेगा कि ये प्रारंभ में तो जनक जीव पे जुड़ा रहेगा, और उसके बाद में विभाजित होकर बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने का मतलब परिपक्व हो जाएगा, और परिपक्व हो जाएगा तो वो मात्र कोशिका से अलग हो जाएगा और नई संतति का निर्माण करेगा। तो इसमें ये लिखेंगे मुकुल उत्पन्न होता है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका या मात्र कोशिका से जुड़ा होता है, जनक कोशिका से जुड़ा रहता है, लेकिन जुड़ा रहता है जब जुड़ा रहता है, लेकिन यह जब परिपक्व हो जाता है तो आगे लिखेंगे जब यह परिपक्व हो जाता है तो जब परिपक्व हो जाता है तो क्या करेगा कि जो जनक कोशिका परिपक्व हो जाता है तो जनक कोशिका से अलग होकर, जनक सेल से अलग होकर या पृथक होकर या विभाजित होकर, अलग होकर नई संतति का निर्माण करता है, नई संतति का निर्माण करता है, यानी अलग हो जाएगा तो नई संतति बन जाएगी, निर्माण करता है। ये हो जाएगा मुकुलन। तो और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, यानी हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा हाइड्रा। और अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम भी देख लेते हैं। ऐसे हाइड्रा का डायग्राम आता है और ऊपर ऐसे, तो ये इसमें केंद्र, यानी ये हाइड्रा होती है और ये इसके अंदर ऐसे बना होता है, तो ये तो समान होती है। फिर उसमें क्या होता है, ये हाइड्रा है, इसमें एक इधर गांठ सी बनेगी ऐसे, और ये केंद्र थोड़ा इसकी तरफ ऐसे हो जाएगा। जैसे ही ये गांठ बनेगी फिर थोड़ा सा आगे क्या करेगी, परिवर्तित करके ये गांठ इस प्रकार से बन जाएगी, यानी मतलब इस प्रकार से दिखेगी हाइड्रा में, इस प्रकार से दिखेगी। और ये केंद्र क्या है, ये थोड़ा इन दोनों के बीच में इस प्रकार से आ जाएगा। फिर क्या करेगी, इससे नीचे देखेंगे तो इससे नीचे ये, यानी ये परिपक्व हो जाएगी, ये हाइड्रा ऐसे बन जाएगी, और ये यहाँ से मात्र कोशिका से, यानी यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा।
और दोनों में दो केंद्र हो जाएंगे, एक इसमें केंद्र हो जाएगा, एक इसमें। फिर ये यहाँ से विभाजित होकर दो उत्तरी हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, एक ये हाइड्रा बन जाएगी और एक इधर ये छोटी वाली, ऐसे दो हाइड्रा बना लेंगे या दो से ज़्यादा ही बना लेंगे। यानी जो ये बड था यहाँ पे, जो बड उत्पन्न हुआ था वो यहाँ से उत्तरी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हाइड्रा का डायग्राम है, ये भी नोट कर लो। उसके बाद में आगे देखते हैं, और ये हो जाएगी अपनी जनक कोशिका हो जाएगी। जो कलिका हमने बोला था वो इससे ही बोला था, इसे कलिका बोल दो यार, यानी ये क्या है, इसे कलिका बोल देंगे। और ये केंद्र हो जाएगा यार, जो जनक कोशिका है वो जनक कोशिका हो जाएगी। इसको जनक कोशिका है, जनक सेल्स, ये जनक सेल्स है, ये बड है। इस प्रकार से बड परिवर्तित होकर नई कोशिका का निर्माण करेगा, वो इस प्रकार से इसमें देख लें कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में आगे मुकुलन के प्रकार देख लेंगे। तो मुकुलन को अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से मुकुलन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक मुकुलन और एक बाह्य मुकुलन। तो जैसे हमने हाइड्रा की बात की, तो हाइड्रा में कौन सा मुकुलन है, ये बाह्य मुकुलन का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें मुकुलन कहाँ बन रहा है, यानी जो मेन जो बॉडी है जनक कोशिका की उससे बाहर बन रहा है, तो इसे बाह्य। और अगर जो मुकुलन अंदर की साइड बनेगा तो उसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं। एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद में आगे देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं मुकुलन के प्रकार, और मुकुलन के प्रकार में दो प्रकार लगा के लिख लेंगे। पहला अपने हिसाब से लिख लेंगे बाह्य मुकुलन, इसमें पहला या ए डाल के लिख लो, इसमें ए बाह्य मुकुलन, ए डाल के लिख लो बाह्य मुकुलन, इसमें ए डाल के लिख लो बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार का मुकुलन जनक कोशिका से बाहर की ओर उत्पन्न होता है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार का मुकुलन या कलिका, एक ही बात है, मुकुलन जनक सेल में, जनक कोशिका में बाहर की ओर कलिका या मुकुल का निर्माण होता है। बाहर की ओर कलिका या मुकुल का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है। निर्माण का होगा बाहर की ओर होगा, पता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, और एग्जाम्पल में जैसे यीस्ट है और दूसरा है हाइड्रा, जो अपने अभी डायग्राम बना के देखा है हाइड्रा। तो दूसरा देखेंगे फिर आंतरिक मुकुलन, ये आपने लिख लिया होगा। दूसरा है आंतरिक मुकुलन, आंतरिक मुकुलन। तो आंतरिक मुकुलन में क्या होगा, जो कलिका है उसका निर्माण अंदर की साइड में होगा, यानी कहने का मतलब शरीर या बॉडी के अंदर होगा, और फिर वहां से वो विभाजित होकर अलग हो जाएगी और कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि इसके अंदर इसमें कलिका का निर्माण, कलिका का निर्माण जनक सेल के अंदर होता है, जनक कोशिका के अंदर होता है, अंदर इसके अंदर निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, होता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं आप, इसमें स्पंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी इस प्रकार का जो मुकुलन वो किसमें देखने को मिलता है, स्पंज में देखने को मिलता है। और इसके संरचना की बात करनी चाहे तो संरचना भी देख लेंगे। अगर संरचना की बात करनी चाहते हैं तो इसमें ऐसे एक संरचना बनेगी स्पंज की, इस प्रकार से एक गोला बनेगा, फिर एक छोटा गोला और बनेगा इसके अंदर, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। और ये एक ऐसे संरचना बन जाएगी। और उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी ये कोशिकाएं भरी रहेंगी। और इसमें यहाँ पे होगा, यानी इसमें जेम्यूल का निर्माण यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे ऐसे बनेगी। तो इसके बीच में भी बना देते हैं एक, इस प्रकार से ये यहाँ पे जेम्यूल बन जाएगी, इस प्रकार से यानी ये संरचना बन जाएगी। और इस संरचना क्या कहते हैं, इसे जेम्यूल कहेंगे। जेम्यूल क्या कहेंगे, इसे जेम्यूल कहेंगे। इसको भी लिखा देंगे, ये संरचना बन जाएगी इसमें।
तो इसमें एक छोटी सी लाइन और लिख लेंगे कि स्पंज में जो बनने वाली जो विशिष्ट संरचना उसको जेम्यूल कहते हैं। यानी ये आप लिख लो, तो मैं लिखा देता हूँ ये भी कि स्पंज में बनने वाली विशिष्ट संरचना, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, विशिष्ट संरचना को जेम्यूल कहते हैं। संरचना को जेम्यूल कहते हैं। ये जो विशिष्ट प्रकार की जो ऐसी संरचना बनेगी इसे क्या कहेंगे हम? जेम्यूल कहेंगे। उसके बाद में देखेंगे तीसरी विधि, बीजाणु द्वारा बाई स्पोर, यानी स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तब तक अब ये इसके बारे में देखते हैं बीजाणु के द्वारा, यानी तीसरा। यानी पहला देखा हमने विखंडन, दूसरा अनुकूलन और तीसरा देखते हैं हम बीजाणु बाई स्पोर, यानी स्पोर यानी बीजाणु के द्वारा। तीसरा देखते हैं बीजाणु के द्वारा। तीसरा बीजाणु द्वारा यानी बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें देखते हैं कि अधिकांश, इसके अंदर देखते हैं कि जो अधिकांश जो कवक और शैवाल की प्रजातियां हैं उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगर आपको पता है अगर समसूत्री विभाजन पाया जाएगा तो उसमें बीज का निर्माण हो। कहने का मतलब कि जो अधिकांश जो शैवाल और जो कवक हैं उसकी प्रजातियों में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन पाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि अलैंगिक संरचनाओं का निर्माण होगा। यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा अलैंगिक संरचनाओं का निर्माण होगा और उन अलैंगिक संरचनाओं के द्वारा ही बीजाणु का निर्माण होगा। यानी सबसे पहले क्या देखेंगे कि बीजाणु के द्वारा क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कवक और जो शैवाल की जो प्रजातियां हैं उनमें अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है और उनमें कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा बीजाणु का निर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि अधिकांश कवक और शैवालों में, क्या लिखेंगे कि अधिकांश कवक और शैवालों में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि अधिकांश या मोस्टली, अधिकांश कवक व शैवालों में समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी अधिकांश जो कवक और जो शैवाल हैं उनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा विशेष अलैंगिक संरचना, समसूत्री विभाजन के द्वारा विशेष अलैंगिक संरचनाओं का निर्माण होता है। विशेष अलैंगिक संरचनाओं का निर्माण होता है जिसे बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बीजाणु कहते हैं। तो ये बीजाणु ही क्या है? यही अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो बीजाणु की बात की जाए तो बीजाणु प्राय, यानी बीजाणु की बात की जाए बीजाणु प्राय अलैंगिक या अगुणित, यानी बीजाणु की बात की जाए बीजाणु प्राय अगुणित होता है। अगुणित सूक्ष्म यानी छोटी सूक्ष्म संरचना होती है और एकल कोशिकीय होता है, पतली झिल्ली से युक्त होता है। ये इसमें लिखने वाली बातें हैं। तो इसमें ये भी लिख लेंगे बीजाणु प्राय अगुणित यानी हैप्लॉइड, अगुणित यानी एन, अगुणित कोमा एकल कोशिकीय या एकल कोशिकीय कोमा
अगुणित कोमा एकल कोशिकीय सूक्ष्म कोमा सूक्ष्म व पतली भित्ति युक्त सूक्ष्म व पतली भित्ति युक्त पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। संरचना पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। संरचना होती है। बीजाणु पतली भित्ति युक्त संरचना होती है और अधिकांश जो बीजाणु है उस पर कसाव पाए जाते हैं। जो मोस्टली है ये भी इसमें लिखने वाली बात है कि अधिकांश जो बीजाणु उस पर कसाव है, छोटे छोटे जो बाल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कसाव कहा जाता है। यानी तो इसमें लिख देंगे कि अधिकांश बीजाणुओं पर कसाव पाए जाते हैं। अधिकांश मोस्टली जो बीजाणु है उन पर क्या पाए जाते हैं, कसाव पाए जाते हैं। जो ये कसाव है ये क्या काम करते हैं, इसमें एकल कोशिकीय जीव है, इसमें किसी प्रकार के कोई गमन के लिए अंग तो पाया जाता नहीं। तो ये कसाव क्या करते हैं, इसको गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। गमन में सही होते हैं पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जो गति प्रदान करते हैं या गमन में सहायक होते हैं, जो गति प्रदान करते हैं या चलने में सहायता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यही है। यदि जो बीजाणुओं पर जो कसाव पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। यानी एकल कोशिकीय जीव इसमें किसी विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स तो पाए जाते नहीं कि जिससे ये गमन कर लेगा। तो ये इन कसावों की वजह से ही क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। प्रदान करते हैं। और जो ये गतिशील जो कसावी का है उन्हें क्या कहते हैं हम, जो ये गतिशील जो संरचना है उसे क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं या चल बीजाणु कहते हैं। तो ये भी इसमें लिख लेंगे, इन्हें नीचे नोट डाल के लिख देंगे। इसमें ये लाइन और लिखेंगे, ऐसी गतिशील संरचनाएं, ऐसी गतिशील संरचनाएं, गतिशील संरचनाएं, जो ऐसी गतिशील जो संरचनाएं है वो चल बीजाणु कहलाती है। क्या कहलाती है, चल बीजाणु कहलाती है। चल बीजाणु कहलाती है, चल बीजाणु होता है। तो उदाहरण की बात करी जाए, अगर इसका मोस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास, ये लिख लो, उसके बाद में उदाहरण भी लिखा देंगे इसका। इसका उदाहरण लिख लेंगे हम, क्लेमाइडोमोनास। उदाहरण लगा के लिख लेंगे, क्लेमाइडोमोनास के बीजाणु, चल बीजाणु, ये चल बीजाणु, जो क्लेमाइडोमोनास है उसके चल बीजाणु उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर की अगर संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है बीज की, और इसमें इस प्रकार से एक रिक्तिका पाई जाती है। यहाँ इसमें केंद्र होता है, ये इसमें केंद्र द्रव भरा होता है, और ऊपर की तरफ दो कसाविकाएं पाई जाती हैं। ये इसमें इस प्रकार से संरचना अंदर भरी होती है। और आपको शॉर्ट में बीजाणु जलन इसमें दिखाया जा रहा है। जो आगे जाके इनका क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है और ये बाहर रिलीज हो जाती हैं। इस प्रकार से ये बाहर रिलीज हो जाती है। इसे बना लो आप, ये स्ट्रक्चर इसका डायग्राम बना लो। उसके बाद में देखिए ये संरचना है क्लेमाइडोमोनास की। ये जो क्लेमाइडोमोनास है उसके अंदर चल बीजाणु के द्वारा जनन किस प्रकार से होता है उसकी संरचना है। उसके बाद में आगे देखते हैं 4 नंबर पे, ये नोट कर लिया होगा। उसमें फिर इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी है तो वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो यानी ये तो चल बीजाणु हो गया। इसके बाद में अचल, यानी इसमें कुछ इस प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं या गतिशील नहीं होते हैं, उसे अचल बीजाणु कहते हैं। तो वो भी देख लेंगे।
अगर हमने चल बीजाणु देख लिया, अब देखते हैं इसमें कुछ अपवाद है अचल बीजाणु। तो अचल बीजाणु कौन से हो जाएंगे कि वो बीजाणु जो एक स्थान पर रहते हैं यानी गतिशील नहीं होते हैं, वो अचल बीजाणु होते हैं। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें यूलोथ्रिक्स जो हरा शैवाल है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा एक इसमें कवक की प्रजाति भी आई जाती है, जिससे क्या वो होता है पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलियम नामक एक जो कवक की प्रजाति है वो भी इसका उदाहरण है। तो इसमें ये चीज भी और लिख लेंगे, ये इसके अपवाद है कहने का मतलब। तो इसमें लिखेंगे अचल बीजाणु यानी कुछ से बीजाणु, तो इसमें उससे आगे लिखेंगे कुछ बीजाणु, कुछ बीजाणु गति रहित होते हैं या गतिशील नहीं होते या अगतिशील होते हैं। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे हम अचल बीजाणु कहते हैं, जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, जिन्हें अचल बीजाणु कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, इसको क्या कहेंगे अचल बीजाणु कहते हैं। और अगर एग्जांपल की बात की, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा इसमें यूलोथ्रिक्स। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसमें यूलोथ्रिक्स, जिसे हरा शैवाल बोला जाता है। एग्जांपल की बात करें तो इसमें यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स जिसे क्या बोलते हैं, कोष्ठक में लिख लो हरा शैवाल। यूलोथ्रिक्स को क्या बोलते हैं हम हरा शैवाल बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जीव, जैसे कवक है एक पेनिसिलियम कवक, इसके अलावा लिखेंगे कि कुछ जीवों जैसे, कुछ जीवों जैसे पेनिसिलियम कवक, यानी कवक की एक प्रजाति है वो पेनिसिलियम, यानी कवक की कौन सी प्रजाति, पेनिसिलियम कवक। पेनिसिलियम कवक में भी, यानी पेनिसिलियम कवक में भी अचल बीजाणु पाए जाते हैं, में भी अचल बीजाणु, अचल बीजाणु एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं कहने का मतलब, इसकी एक लंबी श्रृंखला बनी होती है। बीजाणु एक लंबी श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कोनेडिया या गोनेडिया कहता है। जिन्हें कई जगह कोनेडिया लिखाता है और कई जगह लिखाता है गोनेडिया, तो आप दोनों ही लिख लो, जो मिले आपको वही लिख देना, कोनेडिया कहते हैं, कहते हैं। उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर, अगर आपके पास जगह बच रही है तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेरे पास थोड़ा साइड में जगह बच रही है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यानी यहाँ पे एक, चलो एक बार लिख लो आप, तो साथ ही बना लेते हैं। तो ये लिख लो एक बार, उसके बाद में बना लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया, अब देख लेते हैं इसकी संरचना, देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं पेनिसिलियम की जब कवक की किस प्रकार से श्रृंखला बनती है वो देख लेंगे। यानी इसके अंदर नीचे एक कोशिका पाई जाएगी, उसमें यहाँ पे एक कोशिका पाई जाएगी, कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से कोशिका पाई जाएगी एक, फिर इसके ऊपर ऐसे संरचनाएं पाई जाएंगी, ऐसे इसको केंद्र किलाई संरचना बोल सकते। इस प्रकार से एक संरचना पाई जाएगी इसमें, इस प्रकार से, और इसमें ये ऐसे पदार्थ बना रहेगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाएंगी, यानी ये थोड़ा इधर देख लेते हैं, ये इस प्रकार से संरचना पाई जाएंगी इसमें। और इसके ऊपर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं श्रृंखला के रूप में पाई जाएंगी। ये भी बीजाणु की संरचना हो जाएगी, इस प्रकार से ये कोशिकाएं ये हो जाएगी पेनिसिलियम की प्रजाति की संरचना हो जाएगी। तो ये नोट कर लो एक बार। उसके बाद में लैंगिक जनन की जो लास्ट अगली विधि है 4 नंबर पे, वो खंडन।
खंडन का मतलब वही है, खंडन का मतलब खंडों में टूटना या विभक्त होना। तो ये भी देख लेंगे। और उसके बाद में एक विधि हो जाएगी लास्ट, इसके अंदर आती है कायिक विधि, यानी कायिक विधि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले आपने ये नोट कर लिया होगा, इसके बाद में देखते हैं आगे। ये किसकी संरचना है? पेनिसिलियम कवक, पेनिसिलियम कवक, पेनिसिलियम कवक की संरचना, कवक की संरचना है, पेनिसिलियम कवक की संरचना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर खंडन। 4 नंबर पे देखते हैं हम खंडन। खंडन विधि किस प्रकार से होती है, एक बार ये नोट कर लो। ये आपने नोट कर लिया होगा इस पे, यानी ये भी विखंडन की तरह ही हो जाएगी, यानी खंडन का मतलब टूटना। तो इसमें देखेंगे इसमें भी जीव का जो शरीर है वो खंडों में टूट जाएगा, और वो जो उस जीव के जो खंड है वो एक कोशिका या एक संतति की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। यानी इसमें वही बात है, खंडन बोल दो चाहे खंडन बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें लिखने का है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, यानी जो इस प्रकार का जो ये अलैंगिक जनन है उसमें जो जनक कोशिका है वो विभिन्न या दो से अधिक खंडों में टूट जाएगी। कहने का मतलब वही है, भी खंडन वाली प्रोसेस है, या अधिक खंडों में टूट जाती है। तथा प्रत्येक खंड, यानी इसके द्वारा जितने भी खंड, खंडन में तो क्या था कि केंद्रक वगैरह उसकी उपस्थिति थी, इसमें क्या है कि जितने भी खंड बनेंगे वो सभी खंड नई संतति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये इसमें लिखने वाली बात है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर जनक कोशिका यानी जनक सेल्स दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है, दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तथा जो विभक्त होने के पश्चात प्रत्येक जो खंड बनता है हो जाती है, तथा प्रत्येक खंड नए जीव की तरह व्यवहार करता है। इसमें प्रत्येक जितने भी खंडों में भाग बटेगी वो सभी खंड एक जीव की नए जीव की भांति व्यवहार करता है, जीव की भांति व्यवहार करता है, इसमें जितने भी खंड बनेंगे वो सभी नए जीव की भांति। और ये जो खंडन की जो प्रक्रिया है वो बहु यानी एक कोशिकीय जीव में नहीं होती, ये बहुकोशिकीय जीव में होती है। ये बात भी इसमें लिखेंगे, यह है प्रक्रिया, यह है क्रिया प्राय बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, प्राय बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यानी ये जो क्रिया है वो बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। कहने का मतलब यही है कि ये एकल कोशिकीय जीवों में नहीं होती। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है तथा इसमें केंद्र का विभाजन नहीं होता। ये तथा इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक है उसका विभाजन भी नहीं होता, केंद्रक का विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता है। इसमें केंद्र विभाजित हो या ना हो इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो ब्रायोफाइटा है, इसका मेन एग्जांपल हो जाएगा। उदाहरण की बात करिए, उदाहरण में आ जाएगा ब्रायोफाइटा और एक शैवाल की जो प्रजाति है, कुछ शैवाल से वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा शैवाल। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कल। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।